हेलो एवरीवन, आई दिस इज अंकित राजपूत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर। ये 12th एनसीईआरटी का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर माना जाता है बायोलॉजी सेक्शन का। तो इसको हमें बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ और 1 बाय 1 प्रीवियस लेक्चर को कनेक्ट करते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने के पहले हम जानते हैं कि चैप्टर की हेडिंग या चैप्टर का नाम हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आप देख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बात आती है कि सर फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, उसके पहले हमें जानना होगा कि प्लांट क्या होते हैं। तो जब हम जानते हैं कि प्लांट क्या होते हैं, तो प्लांट को हम देखते हैं कि प्लांट हमारे होते हैं 5 कैटेगरी में, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिसमें से जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट। तो सॉरी, ये होते हैं हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और एंजियोस्पर्म हमारा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर से हमें ये चीज जरूर समझ में आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी हमें पढ़ना है किसको? एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ लेंगे, ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट खत्म। तो ना तो हमें इस चैप्टर में एल्गी पढ़ना है, ना ब्रायोफाइटा पढ़ना है, ना टेरिडोफाइटा, ना जिम्नोस्पर्म। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में भी उसका क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट व्हिच गिव फ्लावर इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। ऐसे प्लांट जो फ्लावर देते हैं, फूल रखते हैं, वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म। और दुनिया के सभी एंजियोस्पर्म क्या है? हमारे स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी। तो इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है इनकी? इनकी है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। तो दुनिया के सारे स्पोरोफाइट क्या रखते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, एक्सेप्ट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या होता है? फूट, सीटा और कैप्सूल। और एंजियोस्पर्म क्या रखता है? एंजियोस्पर्म रूट, स्टेम, लीफ के साथ साथ ये रखता है हमारा फ्लावर, फ्रूट और सीड। तो बात करते हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म के स्पोरोफाइट में, उसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा रूट, स्टेम, लीफ और साथ ही साथ इसके पास क्या होगा? फ्लावर, फ्रूट और सीड। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। ये मान लो हमारा एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बोले तो 2n क्या होती है? ये होती है डिप्लॉइड। ठीक है, तो मैंने बोला इसके पास क्या होगी? इसके पास होगी रूट और इसके पास क्या होगी? स्टेम। और स्टेम के साथ साथ इसके पास क्या होगी? और इसके पास होगी लीफ। लीफ तक ही नहीं रुकना है, इसके पास क्या होगा? फ्लावर होगा, फ्रूट होगा और क्या होगा? इसके पास सीड। तो फ्लावर हमें हो गया, ये क्या हो गया? इसका फ्लावर। और फ्लावर के साथ साथ इसके पास क्या होगा? फ्रूट। और फ्रूट के अंदर क्या होगा? सीड। तो बताओ ये जो फ्लावर, फ्रूट और सीड ये कब बनेंगे? ये फ्लावर बनेगा। फ्लावर के अंदर क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो बनेगा फ्रूट। और फ्रूट के बाद हमको क्या मिलेगा? सीड। ये किसके में मिलेगा? ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलेगा। फिर देखते हैं कि फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये आपकी एनसीईआरटी की एक हेडिंग है, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। तो अभी तक बहुत पुराने समय से हम लोग जानते आए कि फ्लावर का हम कैसे यूज करते हैं और एक्चुअल में फ्लावर किस यूज के लिए इस धरती पे आया है वो इस हम हेडिंग के अंदर जानते हैं। तो फ्लावर को हम बहुत समय से किससे? सोशल यूज के लिए काम करते आए हैं, सोशल यूज के लिए यूज करते आए हैं। जैसे आपके मोहल्ले में नेताजी आए तो आपने माल्यार्पण यानी फूलों की माला यूज की उनके स्वागत के लिए। तो ये सोशल यूज, सामाजिक कार्यों में हम फूलों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर हम ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए भी यूज करते हैं। हम अपनी घरों को, अपनी दुकानों को, इवन सौर अंदर गजरा वगैरह बनाने के लिए भी हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। फिर एस्थेटिक, हम सेंट बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए भी फूलों का, दैट इज फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया एस्थेटिक। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, हम उनके में भी फूलों का यूज करते हैं। तो ये हो गया कल्चरल प्रोग्राम के लिए। रिलीजियस यूज, जब आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हो तो प्रसाद के साथ आप फूल भी चढ़ाते हो, बाजार में जाते हो तो चादर के साथ भी आप फूल चढ़ाते हो। ये तो हो गया इसका रिलीजियस यूज। फिर ह्यूमन फीलिंग, कन्वेइंग लव, अफेक्शन, इसमें भी हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो हमारे अपने हिसाब के यूज से हमने फ्लावर को क्या किया? यूज किया। ये हम यूजेस अपने हिसाब से करते हैं किसका? फ्लावर का। और ये हम कब से? बहुत पुराने समय से इसका यूज करते चले आए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फूल से, जब हम फूल से पूछते हैं कि आप इस धरती पे किस लिए आई हो, तो किस लिए आए हो,
तो बात करते हैं कि फ्लावर इस धरती पे किस लिए आया है। इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वो जगह है जहां पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी फ्लावर इस धरती पे किस लिए आया है, ये कराने आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, यही वो जगह है जहां पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मींस गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा एम्ब्रियो एंड सो ऑन। और इससे क्या होगी, प्लांट की स्पीसीज हमारी कंटिन्यूअसली, दैट इज एंजियोस्पर्म की स्पीसीज कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू बनी रहेगी। यहां तक क्लियर है? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जब फ्लावर में हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब यहाँ पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमारे एंड प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे फ्रूट एंड सीड। तो ये कब बनेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर बोलो आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बनेंगे, ये बनेंगे हमारा फ्रूट एंड सीड। दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, फ्रूट, और क्या मिलेगा हमको, सीड। आई होप ये स्लाइड आपको क्या हो गई होगी, क्लियर। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखो दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है फ्लोरिकल्चर, एक होता है एंथोलॉजी। तो हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। फ्लोरी मतलब होता है फ्लावर, फ्लोरी मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरी मतलब हो जाएगा फ्लावर, और कल्चर मीन्स हो जाएगा कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फिर से बोलो, फ्लोरिकल्चर मीन्स क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर फॉर किसके लिए, सोशल यूज, ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक, कल्चरल, रिलीजियस, ह्यूमन फीलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर से सुनो, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर फॉर ऑल दीज थिंग, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम फॉर कॉमर्शियल पर्पस, दैट इज सोर्स ऑफ इनकम, इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। बात समझ में आई? फ्लोरिकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर फॉर कॉमर्शियल यूज या कॉमर्शियल पर्पस इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। बात आती है एंथोलॉजी क्या होती है। तो एंथोलॉजी को हम देखते हैं। एंथस मतलब होता है फ्लावर, एंथस का मतलब ही क्या होता है, एंथस मतलब होता है फ्लावर, लॉजी मतलब होता है स्टडी। फिर से सुनो, एंथस मतलब होता है फ्लावर और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। लाइकवाइज आप सुनते होंगे जूलॉजी, जू मींस होता है एनिमल, लॉजी मींस स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी, वैसे ही स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। क्यों, एंथस का मतलब ही होता है फ्लावर। तो दो टर्म समझ में आई, एक फ्लोरिकल्चर और एक एंथोलॉजी। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो प्लांट का हो, और चाहे वो ह्यूमन का हो, किसी का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसको 3 इवेंट से गुजरना पड़ता है। यानी कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ही हैज टू कंप्लीट इट्स ऑल 3 इवेंट। और वो 3 इवेंट कौन से, आइए उनको देखते हैं। तो वो 3 इवेंट हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके पहले हम याद करते हैं जो हमने 7th 8th 9th 10th में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है। तो आप वहां पे पढ़ते होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मान लो ये हो गया हमारे फादर साइड, ये है मदर साइड, ठीक है। फादर है मेल, ये बायोलॉजी में मेल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ये फीमेल के लिए यूज करते हैं। फादर ने क्या बनाया, मेल गैमेट, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, ठीक है। इन्होंने बनाया फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट बोले तो ओवा। ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। दोनों का आपस में क्या होता है, फ्यूजन। क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन का और अच्छा शब्द बोलो कि दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। दोनों का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। दोनों का जब होगा फर्टिलाइजेशन तो क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो ये हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, फिर आगे जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये क्या हो गया, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो देखो बीच का स्टेप क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन में बनता है हमारा जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है उसको बोलते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे आप सुनते हो प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम के पहले होने वाले एग्जाम को क्या बोलते हैं हम, प्री बोर्ड। वैसे ही फर्टिलाइजेशन होने के पहले वाले इवेंट को क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। फिर आपने सुना होगा कि ग्रेजुएशन और एक पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी डिग्री के बाद, बैचलर डिग्री के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन जो करते हैं उसको बोलते हैं पीजी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आप प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसके पहले वाले इवेंट को बोलेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद वाले इवेंट को बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीजें और आती हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। यानी हमें पढ़ना है अगर प्री फर्टिलाइजेशन तो दो चीजें पढ़नी होंगी, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। अब बात आती है गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। तो आप कहीं पे भी पढ़ोगे जेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। कहीं पे आप देखोगे जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और जो उसके आगे लिखा है उसी का फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहां पे मान लो लिखा है गैमेटोजेनेसिस, क्लियर। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन, और जो आगे लिखा है उसी का फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटो मींस दैट इज गैमेट्स, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अगर कहीं पे लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो जेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर कहीं पे लिखा है oogenesis, oogenesis मतलब क्या हो जाएगा, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, और ऊ मींस दैट इज ओवा या फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis। कहीं पे लिखा हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अगर कहीं पे शब्द आएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, और जो आगे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। आई होप इतने एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब जब गैमेट्स बन जाएंगे तो उनका ट्रांसफर भी कराना जरूरी है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ोगे कि मेल और फीमेल गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होता है, बाय ए कॉपुलेशन या फिर मेटिंग से। लेकिन इन प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म में कैसे हम गैमेट्स को ट्रांसफर कराते हैं, बाय ए प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नाम की एक प्रोसेस होती है, हम उससे क्या कराते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलन कराते हैं, ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन हो सके, और क्या बन सके, जाइगोट। और जो एजेंट कराते हैं पॉलिनेशन, उनको बोलते हैं हम पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो दो चीजें याद रखना, जिस प्रोसेस से कराते हैं वो प्रोसेस होती है पॉलिनेशन, और जिन एजेंट से कराते हैं वो होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया, गैमेट ट्रांसफर नाम का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैंने ये चीज आपको विधिवत समझा दी। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके पूछ सकते हो। आई होप कि ये तीनों इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको समझ में आ गए होंगे। ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वेदर वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो ह्यूमन का हो, या फिर XYZ, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें तीन इवेंट जरूर होंगे, फर्टिलाइजेशन, उसके पहले प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहले तो होगा प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे लिखा है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो बात आ गई प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमको दो चीजें पढ़नी थी, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या पढ़ेंगे, दो चीजें, क्या सी, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, दो इवेंट पढ़ने हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। उसके पहले ये हेडिंग हमें कहती है कि भाई पहले वो स्ट्रक्चर तो पढ़ लो जिसमें क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमेट्स।
अब गैमेट्स कहाँ पे बनते हैं और स्पोर कहाँ पे बनते हैं, मैंने इसका जिक्र आपको जब मैंने लेक्चर 1 पहला एक वीडियो अपलोड किया था वहां पे मैंने आपको समझाया हुआ था। आइए थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बात की कि जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है। और हमें प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन में हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कहां बन होगा। अब देखो अगर ये एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म क्या होता है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट मैंने आपको बताया था फाइट्स मतलब होता है प्लांट, फाइट्स मतलब क्या होता है, प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट है जो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे स्पोर, यानी स्पोर फॉर्मिंग प्लांट इज नोन एज स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे हमें बनवाना है गैमेट्स, दैट इज क्या करवानी है, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट कहाँ बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं गैमेटोफाइट में, यानी गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट क्या होते हैं, फाइट मतलब क्या हो गया, प्लांट। ये ऐसे प्लांट जो क्या बनाते हैं, गैमेट्स। तो अब आपकी दो में से एक बात क्या है, सही, एक गलत है। क्यों, क्योंकि या तो अगर एंजियोस्पर्म है स्पोरोफाइट तो स्पोरोफाइट है तो ये क्या बनाएगा, स्पोर। अगर आप कह रहे हो गैमेटोजेनेसिस करानी है तो ये कौन बनाएगा, गैमेटोफाइट। तो या तो गैमेटोफाइट होगा या तो स्पोरोफाइट होगा। तो एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट। लेकिन हमें क्या करवानी है, गैमेटोजेनेसिस, और क्या बनवानी है, गैमेट्स। तो ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि कैसे एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हमारी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होगी और क्या बनाएगी, गैमेट्स होगी, यानी करेगी गैमेटोजेनेसिस, तो ये आप जाओ पहले लेक्चर जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, जहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी गैमेटोफाइट कैसे स्पोरोफाइट में चेंज होता है, स्पोरोफाइट कैसे गैमेटोफाइट में चेंज होता है, ये चीज मैंने आपको वहां पे समझाई है। किस टॉपिक से, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, की हाउ गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी चेंजेस इनटू स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट चेंज इनटू गैमेटोफाइट। कैसे गैमेटोफाइट अपने गैमेट्स बनाते हैं, दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, बनता है जाइगोट, जाइगोट से क्या बन होती है, माइटोसिस, उससे बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है, बनता है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट है रूट स्टेम लीफ, और लीफ में भी स्पेशल टाइप ऑफ लीफ जिसको बोलते हैं हम स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में ढूंढेंगे हम स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में हमें मिलेंगी स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में मिलेंगे हमको स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, तो बनाएंगे स्पोर। और स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, जब स्पोर जर्मिनेट होंगे तो बनेगा गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ये बनाएगा मेल गैमेट और ये बनाएगा फीमेल गैमेट, फिर फ्यूज होगा, फिर बनेगा जाइगोट, फिर बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट। ये सारा का सारा खेल जो मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप लेक्चर 1 में पहले देखिए कि कैसे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में बदलता है और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में बदलता है, और कहाँ गैमेट्स बनते हैं, कैसे फ्यूज होते हैं, कब फ्यूज होते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में अब आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बाहर से मैं फिर से कह रहा हूँ, यू कैन गो टू ऑन लेक्चर 1, पहले आप उसको कवर करेंगे, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे। फिर हम शुरू करते हैं अपना फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर आर मॉडिफाइड सूट, और ये किसने बोला था, गोयथे साहब ने बोला था। गोयथे साहब क्या कहते हैं, गोयथे साहब कहते हैं फ्लावर कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, इट इज मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट बोले तो आपने पढ़ा होगा रूट सिस्टम, एक पढ़ा होगा सूट सिस्टम। रूट सिस्टम नीचे होता है, सूट सिस्टम हमारी लैंड या फिर जमीन एरिया के ऊपर होता है ज्यादातर प्लांटों में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। तो जो सूट सिस्टम होता है, तो फ्लावर एक्चुअली क्या है, मॉडिफाइड लीव्स है। कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनिजम, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। तो गोयथे साहब क्या कहते हैं, फ्लावर आर एक्चुअली मॉडिफाइड सूट। ओके, किसने बोला था, गोयथे नाम के साइंटिस्ट ने बोला था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्लावर है ये बनता कैसे है। क्लियर, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी होती है वो हमारी कैसी होती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी हमारी होती है स्पोरोफाइट। तो दुनिया का सभी स्पोरोफाइट में क्या होगा, रूट होगी। ये चीज याद रखना कि एक्सेप्ट ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में होता है फूड, सीटा, कैप्सूल, लेकिन एंजियोस्पर्म का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें होता है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड। ये चीज आपको भूलनी नहीं है।
ठीक है, ये हो गया रूट, ये हो गया स्टेम, ये क्या हो गई लीफ। क्लियर। लीफ में भी ये जो स्टेम का टॉप पोर्शन है ये क्या हो गया एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या हो गया एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में क्या होते हैं कुछ हार्मोनल चेंजेस। क्या होते हैं हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस किस हार्मोन की वजह से फ्लोरिजन, FLORIGEN, फ्लोरिजन नाम का जो हार्मोन होता है उसमें। वैसे प्लांट हार्मोन में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, ये चीज आपने सुनी होगी और पढ़ी होगी। तो इसमें एपिकल मेरिस्टेम में क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम में होते हैं कुछ हार्मोनल चेंजेस। इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होते हैं इसमें आते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या आते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या होती है जो हमारी स्टेम एक्सिस है कन्वर्ट हो जाती है किसमें फ्लोरल एक्सिस में। स्टेम एक्सिस कन्वर्ट या फिर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस से क्या बनती है फ्लोरल प्राइमोर्डिया। इसी को बोलते हैं हम, या तो बोल सकते फ्लोरल प्राइमोर्डिया या फिर बोल सकते प्राइमोर्डिया। ठीक है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया बोलो या फिर प्राइमोर्डिया। और प्राइमोर्डिया क्या होती हैं, ये होते हैं ऐसे टिश्यू जिनकी डेस्टिनी क्या हो जाती है पहले से डेस्टिनी डिसाइडेड होती है। ऐसे टिश्यू जिनकी डेस्टिनी डिसाइडेड होती है उसको क्या बोलते हैं हम प्राइमोर्डिया। अगर यहाँ पे बात आई ये है फ्लोरल प्राइमोर्डिया तो इसकी डेस्टिनी डिसाइड है कि आगे चल के क्या बनाएगा फ्लावर। अगर यहाँ पे होती लीफ प्राइमोर्डिया तो ये क्या बनाती आगे चल के, ये आगे चल के बनाती लीफ। अगर यहाँ पे होती ब्रांच प्राइमोर्डिया तो आगे चल के क्या बनाती ब्रांच। तो ये चीज समझ में आई। प्राइमोर्डिया क्या होते हैं ऐसे टिश्यू जिनकी डेस्टिनी क्या होती है डिसाइड होती है। ये है फ्लोरल प्राइमोर्डिया तो ये आगे चल के क्या बनाएगा फ्लावर। अगर होती यहीं पे लीफ प्राइमोर्डिया तो ये आगे चल के क्या बनाएगी लीफ। अगर होती ब्रांच प्राइमोर्डिया तो आगे चल के क्या बनाएगी ब्रांच। तो प्राइमोर्डिया मींस ऐसे टिश्यू जिनकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। फ्लोरल प्राइमोर्डिया से बनती है फ्लोरल बड, जिसको हम क्या बोलते हैं कली। फूल की कली, आपने ये चीज सुनी होगी। तो फ्लोरल बड मान लो ये क्या होगी हमारी फ्लोरल बड। फ्लोरल बड किस में कन्वर्ट होती है, ये कन्वर्ट होती है इनटू ए फ्लावर और इस प्रोसेस से गुजरती है दैट इज नोन एज एंथेसिस। अब एंथेसिस क्या होती है, एंथेसिस इज नथिंग, इट इज ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड टू फॉर्म फ्लावर is known as anthesis. Anthesis nothing, it is opening of floral bud to form flower is known as anthesis. तो ये जो हमारी कली है किसमें फूल में कन्वर्ट होती है। ये देखो ये हो गया मान लो कैलिक्स, ये इसके हो गए कोरोला, कैलिक्स कोरोला। और ये क्या हो गया इसके, ये हो गया एंड्रूशियम और ये बीच में हो गई सुराही जैसी, दिस इज गाइनीशियम। और ये हमारा थैलमस, ये ऐसा फूल बन के तैयार। तो बताओ फूल के कितने होल, कैलेक्स, कैरोला, एंड्रूशियम, गाइनीशियम, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। फिलहाल फ्लोरल बड से कैसे फूल बनता है ये बाय ये प्रोसेस नोन एज एंथेसिस। एंथेसिस क्या होती है, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड टू फॉर्म फ्लावर इज नोन एज एंथेसिस। आई होप ये स्लाइड भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो फूल को हमको डिटेल में पढ़ना है, यानी फ्लावर को हमको क्या पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है। तो फ्लावर ये जो बना हुआ है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। पहले आप ये पढ़ो दो चीजें कि व्हाट इज प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है और डिस्टल एंड क्या होता है। तो प्रॉक्सिमल क्या होता है और डिस्टल होता है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो मैंने ये क्या बनाई, ये बनाई है एक्सेस, ठीक है, ये क्या है हमारी एक्सेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेपल पास में है इसके कि ओवरी पास में है, ये जो लिखा हुआ है ये सब छोड़ो, ये जो मेन एक्सेस है इसके पास में कौन सा लिखा हुआ है, सेपल इसके पास में लिखा हुआ है कि इसके पास में ओवरी लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर ये हमारी एक्सेस हो गई तो पास में कौन सा है हमारा, ये है सेपल। तो जो पास होता है वो क्या होता है प्रॉक्सिमल एंड, जो पास है वो क्या है प्रॉक्सिमल, और जो दूर है वो क्या है डिस्टल। पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, डी से दूर, डी से
डिस्टल। अगर यहाँ पे एक्सिस में ये वाली एक्सिस बना दूं कि ये है मान लो मेन एक्सिस, तो ये जो ओवरी है ये क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, और ये हो जाएगा डिस्टल। खैर कहने का मतलब ये है, सिर्फ मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी हम इसमें लिखते हैं, क्या करते हैं, जो भी हम लिखते हैं मेन एक्सेस के हिसाब से देखते हैं। मेन एक्सेस के जो सबसे पास में है वो होता है प्रॉक्सिमल, और मेन एक्सेस के जो सबसे दूर होता है वो होता है डिस्टल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी बॉडी की एक्सेस है तो ये जो मेरा पेन है ये क्या है, डिस्टली दूर है, और ये पार्ट मेरा क्या है, पास, प्रॉक्सिमल। अगर मैं एक्सेस यहाँ हो गई तो ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये चीज हो जाएगी डिस्टल। तो दो शब्द हैं ये यूज आएंगे, तो इसको मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं फ्लावर को थोड़ा डिटेल फॉर्म में। तो फ्लावर में क्या प्रेजेंट होता है उसको देखते हैं। तो सबसे बाहर साइड में ये मान लो हो गई फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड में क्या होगी, एंथेसिस, और क्या बनेगा, फ्लावर। क्लियर। तो फ्लावर में जो बाहर साइड में बनते हैं वो होते हैं कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स। फिर इसमें जो कलर्ड पोर्शन होता है, जो कि रेड कलर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये हो गए इसके पेटल। क्लियर। तो ये हो गए सेपल, ये हो गए पेटल। फिर इसमें क्या बनते हैं, एंड्रूशियम। तो ये हो गए इसके एंड्रूशियम, और बाद में बनती है इसमें गायनीशियम। बाद में क्या दर्शाने का तरीका है, ये हो गए कैलिक्स, करूला, एंड्रूशियम और गायनीशियम। ये थोड़ा गड़बड़ बन गया। ये क्या है, कैलिक्स। ठीक है, ये हो गए पेटल। ये क्या हो गया इसमें, गायनीशियम। ये क्या हो गया इसमें, एंड्रूशियम। क्लियर। ये हो गया हमारा थैलमस, ये हमारा फूल बनके तैयार। तो बताओ जो ग्रीन पोर्शन से लिखा हुआ है ये क्या है हमारा, ये है कैलिक्स। ये क्या हो गया, कैलिक्स। ये क्या हो गया, रेड पोर्शन, कोरोला। ये क्या हो गया, एंड्रूशियम। और ये येलो पोर्शन, ये क्या है, गायनीशियम। ठीक है। और जहां से ये चारों होल जुड़े होते हैं इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। ठीक। तो अब देखो फूल के चार होल, मेनली कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गायनीशियम। कैलिक्स की देखो ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये हो गया, ये हो गया, एक बाहर के साइड पत्ती होगी, एक अंदर के साइड पत्ती होगी। तो इसमें जो पूरा ग्रुप होता है सारा का सारा कैलिक्स का, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है। और एक पत्ती को अगर मैं बात करूं, ये एक पत्ती क्या है और ये एक पत्ती क्या है, तो इसको बोलते हैं हम सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। एक पत्ती को बोलते हैं सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलेंगे हम, कैलिक्स। क्या बोलेंगे, कैलिक्स। क्लियर है, ये बात समझ में आई। एक पत्ती को क्या बोलेंगे, सेपल, और सारे के सारे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, कैलिक्स। वैसे ही कोरोला, ये जो पूरा रेड रेड पोर्शन आपको गुड़हल के फूल में दिखता है, लाल लाल जो सारी पत्तियां हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोला। अगर मैं पूछूं एक पत्ती को क्या बोलते हैं, तो हम एक पत्ती को बोलते हैं पेटल। तो पेटल क्या हो गई हमारी एक पत्ती, और ये कोरोला क्या हो गया, सारे पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, कोरोला। वैसे ही एंड्रूशियम और गायनीशियम, तो इधर देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड्रूशियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमेन। यानी जो एंड्रूशियम है, ये एक जो स्टेमेन है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेमेन। और एक को क्या बोलेंगे, स्टेमेन,
और इसके ग्रुप को मिला दो तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंड्रोशियम। तो एक ये जो हो गई ग्रुप ऑफ स्टेमेन, ये हो गई एक स्टेमेन, और इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एंड्रोशियम। क्लियर है। वैसे ही गायनोशियम, ये जो हमने बनाई, ये क्या बनाई, ये बनाया ये कार्पेल। क्या बनाया, कार्पेल। और ये हो गया एक कार्पेल, और इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, अगर हम इसको ग्रुप में कर दें तो इसको बोलेंगे हम गायनीशियम। क्लियर है, ये चीज समझ में आई कि एक को बोलेंगे हम स्टेमेन, इसके ग्रुप को बोलेंगे एंड्रोशियम, एक को बोलेंगे कार्पेल और इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, गायनीशियम। और एक कार्पेल को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। अगर मैं बात करूं कि ये जो एक कार्पेल है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, कार्पेल, और कार्पेल का ही दूसरा नाम क्या है, इसी को हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। अब यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर ये है मेगास्पोरोफिल तो इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है, जब भी हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे दैट इज गायनीशियम को, तो हमें इसके अंदर ढूंढना है मेगास्पोरोफिल। ये हो गई मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल में होगी मेगास्पोरोजिनस टिश्यू, मेगास्पोरोजिनस टिश्यू में होगी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, वहां पे बनेंगे मेगास्पोर। मेगास्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वहां पे क्या बनेगा, फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा फीमेल गैमेट। वही हम बात कर रहे हैं एक एंड्रोशियम की। तो जो हमारा एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम किसका बना होता है, ये बना होता है स्टेमेन का। तो ये क्या है, एक स्टेमेन, हो इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एंड्रोशियम। तो एक स्टेमेन को क्या बोलते हैं हम, एंड्रोशियम। एक सेकंड, हाँ तो देखो मैं क्या बता रहा था आपको, अगर ये है एक स्टेमेन तो इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एंड्रोशियम। ये हो गई स्टेमेन एक, ये हो गई स्टेमेन, इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। और स्टेमेन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। और ये मैंने आपको प्लांट कॉन्सेप्ट, जहां पे मैंने गैमेटोजेनेसिस और जहां पे मैंने गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट लेक्चर 1 में पढ़ाया हो गया है, वहां पे मैंने बताया अगर आपको मिल जाएगी माइक्रोस्पोरोफिल तो माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल। इनमें होगी मियोसिस, यहाँ भी होगी मियोसिस। यहाँ बनेंगे माइक्रोस्पोर, यहाँ बनेंगे मेगास्पोर। Microspore will germinate to form male gametophyte, megaspore will germinate to form female gametophyte. फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गैमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे बनेगा मेल गैमेटोफाइट क्या, पोलन ग्रेन। यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ बनाएंगे गैमेट, गैमेट का होगा फ्यूजन और होगा फर्टिलाइजेशन। प्लांट में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमें यहाँ तक की प्रोसेस समझनी है। तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनने का प्रोसेस होता है, इट्स नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसीलिए हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे गैमेटोफाइट है, कहाँ पे स्पोरोफाइट है। कैसे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसे बनाएगी, गैमेटोफाइट दैट इज गैमेट्स बनाएगी। तो ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पहले लेक्चर 1 को देखें विदवत, फिर आप यहाँ पे इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिर आगे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा और बहुत ही मजा आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो एंड्रोशियम में देख बताओ हम क्या पढ़ेंगे। ये हो गया मान लो एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमेन। तो हम क्या पढ़ेंगे, इसी स्टेमेन को पढ़ेंगे। स्टेमेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल। इस स्टेमेन में हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, इस स्टेमेन में ढूंढने का, इसमें हमें ढूंढना है माइक्रोस्पोरोफिल। और जैसे ही मिलेंगी माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल में ढूंढेंगे माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनमें देखेंगे मियोसिस और बनेगा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट यानी यहाँ पे बनता है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब बन जाएगा तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट्स। तो हमारा क्या है, टारगेट या फिर फेट ऑफ दिस लेक्चर है। चलो हम देखते हैं अगला लेक्चर अपना, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बोले तो 2N, ये क्या है, ये
एंजियोस्पर्म। क्लियर है? ठीक। फिर क्या बोलते हैं इसको? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो हाँ भाई, एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। क्यों? क्योंकि इसमें है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, और अल्टीमेटली हमको इसमें क्या मिलेगा? पोलन ग्रेन। तो जो मैं आपको बता रहा था, ये जो स्टेमन है, स्टेमन में हमको क्या मिलेगा आगे चल के? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक्चुअली ये क्या है? ये है हमारा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में क्या मिलेंगे हमको? हमको मिलेंगे मेल गैमेट्स। ये हमारा क्या है? फेट है या फिर मेन टारगेट है इस लेक्चर का। इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन। एंडोशियम किसका बना हुआ है? स्टेमन। ये टिपिकल स्टेमन, इसी को क्या बोलते हैं हम? आल्सो कॉल्ड, एक स्टेमन आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हैं हम इसको? माइक्रोस्पोरोफिल। ये चीज नहीं भूलना है आपको, ठीक है? स्टेमन को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। अब बात आती है कि एक टिपिकल स्टेमन को जब हम देखते हैं, तो आइए मैं इसको एक फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर आपको देख के बता देता हूं कि ये हो गई हमारी कैलिक्स, ये हो गई कोरोला, ये हो गई एंड्रोशियम। ठीक है? हाँ, एंड्रोशियम को मैं दूसरे कलर से बनाना चाहूंगा। ये हो गई एंड्रोशियम, ये हो गई एंड्रोशियम, ये है एंड्रोशियम, ये है एंड्रोशियम, और ये है एंड्रोशियम, और ये हो गई एंड्रोशियम, और ये क्या हो गई? गाइनीशियम, और ये हो गया हमारा थैलमस। क्या हो गया? थैलमस। क्लियर? तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा स्टेमन है, ये जो स्टेमन है, ये किस किस से अटैच्ड होता है। तो ये जो हमारा स्टेमन है, या तो ज्यादातर नॉर्मल प्लांट में ये कहां से अटैच्ड होता है? ये अटैच्ड होता है थैलमस से। किससे अटैच्ड होता है? थैलमस से। ये नॉर्मल, ज्यादातर प्लांटों में नॉर्मल, या फिर मोस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है? मोस्ट ऑफ द प्लांट में किससे अटैच्ड होता है? ये अटैच्ड होता है थैलमस से। लेकिन किसी किसी में ये जो पेटल है, ये जो पेटल है, इसी के ऊपर से ये जो स्टेमन अटैच होता है। ये जो स्टेमन अटैच है किस पे? पेटल से। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? एपीपेटलस। PETALLUS। और ये एपीपेटलस कंडीशन किस में होती है? ये होती है सोलेनेसी। SOLANACE। किसमें? सोलेनेसी नाम की फैमिली, जो सब्जी वाली फैमिली है, जिसमें आपके ब्रिंजल आते हैं, ब्रिंजल वगैरह आते हैं, टोमेटो आते हैं, चिल्ली आती है। तो इसमें कौन सी कंडीशन होती है? एपीपेटलस कंडीशन होती है, यानी स्टेमन अटैच्ड होती है हमारी किससे? पेटल से। ज्यादातर प्लांटों के फूल में ये किससे अटैच्ड होती है? ये अटैच्ड होती है थैलमस से। लेकिन किसी किसी में अनडिफरेंशिएटेड ना समझ में आएगी कौन कैलिक्स है, कौन कोरोला है, यानी कौन सेपल है, कौन पेटल है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम पेरियन। PERIANTS। तो किसी किसी में ये अटैच्ड होता है पेरियन से। तो जो हमारा ये जो पोर्शन है, ये किस किस से अटैच्ड हो सकता है? यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, वहां मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया। ये ज्यादातर अटैच्ड होता है थैलमस से। ठीक है? थैलमस में मोस्टली किससे अटैच्ड होता है? थैलमस से। लेकिन किसी किसी में क्या होगा? पेटल से अटैच्ड होता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? एपीपेटलस। और किसी किसी में किससे? पेरियन से अटैच्ड होता है। ठीक है? और जो एपीपेटलस कंडीशन है किसकी? ये सोलेनेसी में। क्लियर? अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर किससे अटैच्ड होता है? थैलमस से। थैलमस से ना अटैच्ड होता है तो किससे? किसी किसी में पेटलस से, दैट इज एपीपेटलस, ये सोलेनेसी में होता है। और किसी किसी में पेरियन, अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरोला, तो ये पेरियन से भी अटैच्ड होता है। लेकिन अब अगर हम देखें एक टिपिकल स्टेमन वो कैसे हमारी दिखती है, तो वो हमारी दिखती है ऐसे। हाँ, ये देखो। क्लियर? तो ये देखो, ये जो बल्ज पार्ट है, ये जो हो गया प्रॉक्सिमल एंड। एक्सेस हम कहां से लेंगे? यहां से। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये होता है फिलामेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम? स्टाल्क। STALK। यानी इस डंडी को क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। और जो इसका जो डिस्टल पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, ये हो गया डिस्टल पार्ट।
डिस्टल पार्ट बोलो या फिर इसी को बोलते हैं हम टर्मिनल पार्ट, टीपी फॉर टर्मिनल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल एंड इसका क्या होता है फिलामेंट, दैट इज स्टाल लाइक डंडी होती है, उसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ये जो बल्ज पार्ट होता है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम एंथर। तो एक टिपिकल स्टेमिन में दो ही चीजें, जो ये स्टेमिन होती है, स्टेमिन या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं हम माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोल सकते, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में सिर्फ दो ही चीजें, क्या कौन सी, एक होती है फिलामेंट और क्या होगी हमारी एंथर। दो ही चीजें, फिलामेंट एंड एंथर। ये लिखा भी है यहाँ पे, ये होती है फिलामेंट और एक होता है एंथर। एक टिपिकल स्टेमिन में कितनी चीजें, दो, फिलामेंट एंड एंथर। ये आपको बाद में याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, ये नहीं भूलना, स्टेमिन को क्या बोलेंगे, स्टेमिन को ये हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल में होंगी माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरेजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मैं आपको 5वीं 6वीं बार ये चीज बोल रहा हूँ ड्यूरिंग आवर लेक्चर। अब देखते हैं कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, जब हम एंथर को कट करके देखते हैं तो वो कैसे। तो ये हो गई हमारा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एंथर। ये हो गई इसकी डंडी, इसको क्या बोला हमने, फिलामेंट। ये किस किस से अटैच्ड होगा, या तो ये अटैच्ड होगा थैलमस से, ये अटैच्ड होगा पेटल से, दैट इज एपिपेटलस, या फिर अटैच्ड होगा ये पेरियन से। ठीक है, ये पार्ट क्या होता है, इस पार्ट को बोलते हैं हम एंथर। अगर मैं एंथर का ट्रांसफर सेक्शन यानी बीच से कट करूं एंथर को, तो एंथर को अगर हम यहां से कट करते हैं तो एंथर में दो लोब होते हैं। तो एक लोब ये, एक लोब ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बाइलोब्ड। और ये जो लोब हम नापते हैं, ये किसके हिसाब से देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एंथर। ये भी बताऊंगा कि ये क्यों लिखवाया बाइलोब, ये किसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू एंथर। क्लियर। और एक लोब में जब हम देखते हैं, एक लोब मान लो ये है, एक लोब ये है, तो हर लोब में कितने होते हैं, दो थीका, एक थीका ए, एक थीका ए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम डाइथीकस। ये जो डाइथीकस है, ये किस हिसाब से देखते हैं हम, ये देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लोब। ठीक है। और हर लोब में क्या होते हैं, स्पोरेंजिया। ये हर लोब में क्या होंगे, स्पोरेंजिया। तो बताओ, हर लोब में स्पोरेंजिया, तो यहाँ भी स्पोरेंजिया, यहाँ भी स्पोरेंजिया। यहाँ पे दो थीका है, तो ये थीका, ये थीका। तो इस लोब में भी दो थीका होंगे, एक थीका ए और एक थीका ए। हर थीका के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया। तो ये हो गया स्पोरेंजिया, ये हो गया स्पोरेंजिया। तो एक थीका में स्पोरेंजिया एक, तो दो थीका में दो स्पोरेंजिया। तो ये भी थीका है तो ये भी स्पोरेंजिया, और ये भी थीका है तो ये भी स्पोरेंजिया है। ये चीज नहीं समझ में आई होगी, ये मैं आपको फिर से समझाता हूँ। एक एंथर में कितने लोब, दो लोब। तो ये हो गया बाइलोब्ड, किस हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू एंथर। फिर एक लोब में दो थीका, यानी एक लोब हमारा ये था, एक लोब हमारा वो था। तो एक लोब में कितने थीका, दो। तो एक थीका ए, एक थीका ए। उस वाले लोब में कितने थीका, एक थीका ए, एक थीका ए। और लोब हम, सॉरी, थीका हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, थीका हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लोब, यानी एक लोब में कितने थीका। इसलिए हमने कंडीशन को क्या लिखा, डाइथीकस। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि यार बताओ, एक थीका ए है, एक थीका ए, और एक थीका ए, एक थीका ए, यानी चार थीका एक एंथर में पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन को हमें क्या बोलना चाहिए, टेट्राथीकस। लेकिन वो क्या बोलते हैं, रॉन्ग। तो ये क्यों, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए ये लिखवाया है कि थीका हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, थीका हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लोब, और लोब किस रिस्पेक्ट में देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एंथर। आई होप कि अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। फिर जब हमको मिल जाता है डाइथीकस, तो हर थीका में एक स्पोरेंजिया। तो टोटल कितने थीका हमारे पास, चार थीका। कितने लोब है हमारे पास, दो। तो एक स्पोरेंजिया, एक, दो, तीन, चार, चार स्पोरेंजिया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा, ANGIAT, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो कितने स्पोरेंजिया, चार। कितने थीका, दो। डाइथीकस। कितने लोब, दो। बाइलोब्ड। क्लियर है। तो हर लोब में दो थीका,
डाइथीकस, और थीका में एक स्पोरेंजिया, तो 4 थीका हो गए, तो कितने स्पोरेंजिया? 4। इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजियड। लेकिन जब हम थीका देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लोब, और जब हम लोब देखते हैं तो वो देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं? एंथर। तो क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फैमिली की बात करते हैं मालवेसी, ठीक है? तो जो मालवेसी होती है, मालवेसी में कितने लोब होते हैं? 2 लोब। तो ये कैसा हो गया? बाइलोब्ड। और उसमें कितना होता है? 1 थीका। तो 1 थीका ए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते? मोनोथीकस। क्या बोलते? मोनोथीकस। तो बताओ, अगर हम यहाँ पे भी देखते, अगर थीका के हिसाब से नापते तो इतने कितने लोब है? 1 लोब है, दैट इज बाइलोब्ड हो गया। एक इसके हिसाब से देखते हैं, ये देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंथर। लेकिन थीका कितने? 1 थीका ए, 2 थीका हो जाते ना। हाँ, ये हम जो मैं आपको कंडीशन बता रहा था यहाँ पे कि ये टेट्राथीकस क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो लोब नापेंगे वो देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एंथर, और थीका देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोब। तो यहाँ पे जो 1 लोब है, 1 लोब में कितना थीका होता है? 1। तो इसीलिए हम इस कंडीशन को क्या बोलते? मोनोथीकस। तो 2 लोब है तो 2 थीका, बट हम जो थीका देखते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू लोब, की 1 लोब में कितने थीका? तो 1 लोब में 1 थीका, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलते? मोनोथीकस। हेंस प्रूव, ये मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है? प्रूव होता है कि जो हम लोब देखते हैं वो देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंथर, और जो थीका देखते हैं वो देखते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू लोब। और यहाँ पे हो गई टेट्रा स्पोरेंजिएट। हर थीका में 1 स्पोरेंजिया, तो 4 थीका है तो 4 स्पोरेंजिएट, दैट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट। आई होप कि ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी, अब मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना एंथर, जहां पे हम बात कर रहे थे ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर ट्रांसेक्शन ऑफ यंग एंथर। तो मैंने आपको बताया एंथर हमारा कैसा होता है? बाइलोब, डाइथीकस, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो ये देखो, ये हो गया इसका लोब। एंथर में ये क्या होगा? 1 लोब ये, 1 लोब ये। हर लोब में कितने थीका? 2। 1 थीका ये, 1 थीका ए, 1 थीका ए, 1 थीका ए, तो कितने? 2 थीका, 2 थीका, डाइथीकस कंडीशन। कितने स्पोरेंजिया? 4। 1 स्पोरेंजिया ए, 1 स्पोरेंजिया ए, 1 स्पोरेंजिया ए, 1 स्पोरेंजिया ए। तो ये हो गया टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। यानी हमें यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ पे मिल गया माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या मिल गया हमको? हमें यहाँ पे मिल गया माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो क्या मिल गया हमको? माइक्रो स्पोरेंजिया। और मैंने आपको बताया था माइक्रो स्पोरेंजिया अगर मिल जाए तो हमें यहीं तक रुकना नहीं है। माइक्रो स्पोरेंजिया में क्या होंगे? माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये होंगे माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू, और माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू में होंगे माइक्रो स्पोर मदर सेल, उसी को हम बोलेंगे पी पोलन PMC, दैट इज पोलन मदर सेल। ठीक है? पोलन मदर सेल में क्या होगी? यहां होगी मियोसिस, और क्या बनाएंगे? माइक्रो स्पोर टेट्राइड। माइक्रो स्पोर टेट्राइड, और माइक्रो स्पोर टेट्राइड it will germinate to form, it will germinate, और ये जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि एक टिपिकल स्टेमेन में होगा फिलामेंट और एंथर। एंथर हमारा कैसा होता है? बाइलोब, डाइथीकस, टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट में हमको क्या देखना है? हमें मिलेगी स्पोरेंजिया, दैट इज माइक्रो स्पोरेंजिया। तो जब हम माइक्रो स्पोरेंजिया को देखने गए तो माइक्रो स्पोरेंजिया ने अपने आप को इटसेल्फ कवर कर रखा था 4 लेयर। कौन कौन सी? जो आउटर लेयर थी वो थी एपिडर्मिस, और फिर उसके अंदर क्या थी? एपिडर्मिस के बाद थी एंडोथीसियम। क्या थी? एंडोथीसियम के बाद थी मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद क्या थी? टेपिटम। मिडिल लेयर के बाद
टेपिटम, टेपिटम इज द इनर मोस्ट, सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी? टेपिटम। सबसे बाहर क्या थी? एपिडर्मिस। एपी मतलब ही होता है ऊपर, डर्मिस मतलब लेयर, जो सबसे बाहर लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। तो बताओ, जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया को देखने गए तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी लेयर से कवर थी? 4। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेलियम, फिर उसके अंदर मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर टेपिटम। जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर, ये 2 काम आती है। डी फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर, फिर से सुनो, डी फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर में, और किसमें? पी फॉर प्रोटेक्शन। तो जो एपिडर्मिस है, एंडोथेलियम है, मिडिल लेयर, 3 काम आती है। डी फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर एंड पी फॉर प्रोटेक्शन। और जो ये टेपिटम सेल होती है, जो टेपिटम लेयर होती है अंदर की टेपिटम लेयर, ये किस काम आती है? ये काम आती है नरिशमेंट के लिए। तो एन फॉर नरिशमेंट। तो बताओ, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये किस काम आती है? ये काम आती है 2 कामों के लिए। डेहिसेंस ऑफ एंथर, जब एंथर बाहर, एंथर से पोलन ग्रेन जब बाहर आते हैं उसके डेहिसेंस में, और इसके काम आती है प्रोटेक्शन में। और जो सबसे अंदर जो लेयर होती है टेपिटम, टेपिटम किस काम आती है? नरिशमेंट। और ये किसको नरिश करती है? ये नरिश करती है हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया को, ताकि यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्पोरेजिनस टिश्यू, इसी में है माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो आगे चल के क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट, दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आगे चल के क्या बनाएगा? ये बनाएगा मेल गैमेट्स। तो इनको नरिश करने के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास है टेपिटम, और ये जो 3 लेयर है ये करती हैं प्रोटेक्शन और डेहिसेंस ऑफ एंथर। फिर उसके अंदर क्या होंगी? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होंगे माइक्रोस्पोरेजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेजिनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम बोलते हैं पीएमसी, दैट इज पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे जाके क्या बनाएंगे? ये बनाना है इनको पोलन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। पोलन मदर सेल में होगी मियोसिस, और ये बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड will germinate to form male gametophyte, male gametophyte that is क्या आगे चल के बनाएगा? ये बनाएगा पोलन ग्रेन। तो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट हमारा क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। तो ये देखो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। इसमें टेपिटम सेल होती है, मिडिल लेयर, एंडोथेलियम और एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सबसे आउटर, जो टेपिटम होती है वो इनर मोस्ट। टेपिटम क्या काम करती है? नरिशमेंट। ये तीनों काम क्या करेंगी? डेहिसेंस ऑफ एंथर और प्रोटेक्शन टू ऑल दीस टिश्यूलर सेल। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोथेलियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। टेपिटम का काम नरिशमेंट, बार बार वही चीज बोल रहा हूँ। फिर देखो, जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड जर्मिनेट होता है तो आगे चल के क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। और जब एंथर हमारा फटेगा तो इससे क्या बाहर निकल के आएगा? पोलन ग्रेन। आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत बड़ा है, अभी इसमें बहुत सारी बातें हमको करनी पड़ेंगी। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नोट यहाँ पे आपको देख रहे होगे कि 4 लेयर ऑफ स्पोरेंजियम। वो एक कौन सी स्पोरेंजिया है? ये है हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, कौन सी स्पोरेंजिया है? ये हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या करती है? कितनी लेयर है? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। काम क्या है? प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर। टेपिटम का काम क्या है? ये टेपिटम का काम है नरिशमेंट। कौन कौन सी? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरियम टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें होगी मियोसिस, बनेगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट, माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। बोले तो क्या? पोलन ग्रेन। वही हमारे पोलन ग्रेन, दैट इज ये क्या? मेल गैमेटोफाइट बनके तैयार। मेल गैमेटोफाइट बनके हमारा क्या हो गया? तैयार। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं, कैन यू थिंक हाउ टेपिटल सेल कुड बी बाइन्यूक्लिएटेड। क्या जो ये टेपिटल सेल होती है ये कैसी बाइन्यूक्लिएटेड होती है? क्या हम सोच सकते हैं? तो हाँ, देखो नॉर्मल जो सेल डिवीजन होता है ये हो गई सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाती है। इसमें क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस, और क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। बट जो टेपिटल सेल होती है इसमें होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी ये सेल होती है, इसमें क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियो KINESIS, कैरियोकाइनेसिस तो होती है बट नॉट साइटोकाइनेसिस, बट नॉट साइटोकाइनेसिस। तो इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर पाती है। ये है सेल, मान लो इसको डिवाइड करना है
तो इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, 2 न्यूक्लियस तो बन गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। इस वजह से क्या है कि इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। टैपेटम सेल में इसीलिए 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती। इस टाइप के डिवीजन को क्या बोलते हैं हम? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे जब डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ते हैं और कैसे कोकोनट वाटर बनता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से ही बनता है। तो जब वहां पे चीजें आएंगी तो इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझाया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राइड। ये जो हमारा माइक्रोस्पोर है ये क्या है? 4 बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राइड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड की प्लॉइडी क्या होगी? तो ये मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर 2 में, जब मैंने आपको बताया है, जो हमने यूट्यूब चैनल पे दूसरा वीडियो डाला है वो इसी पे डाला हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की क्या प्लॉइडी होगी, माइक्रोस्पोरजिनस टिश्यू की सारी प्लॉइडी मैंने गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की, किसकी क्या प्लॉइडी होगी वो वहां पे मैंने आपको समझाया। नहीं देखा आपने तो आप पहले उस वीडियो को देखो तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल माइक्रोस्पोर टेट्राइड की प्लॉइडी जो होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं? दीज आर 2n। जब होती है मियोसिस, इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ, तो इसमें क्या हो जाती है? n प्लांट बॉडी, दैट इज n हैप्लॉइड बॉडी हो जाती है। तो इसकी प्लॉइडी क्या होती है? n। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन क्या है हमारा? पोलन ग्रेन है हमारा मेल गैमेटोफाइट। क्या है हमारा पोलन ग्रेन? मेल गैमेटोफाइट। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो ये होता है 25 माइक्रोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर। ये इसका क्या होता है? साइज। दैट मीन्स ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। हम अपनी नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते हैं। कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करके देखूं 25 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना छोटा हो सकता है। -6, 25 में भी 10 की पावर -6 मीटर, और इसको अगर हम देखें 50 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, इसका क्या होता है? साइज। जो किसमें? इन डायमीटर। तो 10 की पावर -6 अगर यहाँ पे लग गया है तो आप समझ सकते हो कि इसका साइज कितना होता है। इसलिए क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये हमारे स्पीसीज टू स्पीसीज कैसे डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। तो डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। क्यों? ये डिफरेंट स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा है ये किस शेप का है, ये अलग शेप का है, ये अलग शेप का है, ये अलग शेप का है, और ये सब क्या है? डिफरेंट शेप के। किस हिसाब से वेरी करते हैं? ये वेरी करते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज, ये वेरी करते हैं। क्लियर? अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम मूव करते हैं अपने इन चीजों को। देखो पोलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, उस चीज को मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो जो अगर हम पोलन ग्रेन को देखें तो पोलन ग्रेन में सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जो सबसे अंदर लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम इंटाइन। सबसे बाहर वाली लेयर एक्साइन, और ये कैसी है? ये है अंदर वाली लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइन। इनर इंटाइन और सबसे आउटर एक्साइन। और जहां पे ये जो पोर प्रेजेंट है यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। तो 3 चीजें हो गई, एक हो गया एक्साइन, एक हो गया इंटाइन। जहां पे एक्साइन एब्सेंट है उस पोर को क्या बोलेंगे हम? जर्म पोर। और याद रखना कि जो ये एक्साइन होता है ये बना होता है स्पोरोपोलिन का, स्पोरो POLLENIN। और जो स्पोरोपोलिन होता है ये हमारा कैसा होता है? हार्ड एंड मोस्ट रेजिस्टेंट। हार्ड एंड रेजिस्टेंट बोले तो इसमें अगर हम एसिड डालें तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम इसमें बेस डालें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी अगर हम इसको एंजाइम डालें कि ये डाइजेस्ट हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा।
हम इसको हाई टेम्परेचर पे भी अगर हम रखें तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसमें ना तो एसिड का फर्क पड़ेगा, ना बेस का फर्क पड़ेगा, ना एंजाइम का फर्क पड़ेगा, ना हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये होता है बहुत ही हार्ड एंड रेजिस्टेंट मटेरियल का बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्पोरोपोलिन। कौन सी लेयर बनी होती है? एक्साइन, जो क्या है? आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। अंदर की लेयर किस चीज की बनी होती है? अंदर की लेयर बनी होती है हमारी सेलुलोज की, और सेलुलोज के साथ साथ इसमें क्या होता है? पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन की कौन सी लेयर बनी होती है? अंदर वाली लेयर इंटाइन। ये हो गई एक्साइन। ये क्या हो गया? जर्म पोर। अब इसके अंदर हमारी कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर सेल पाई जाती हैं, एक बड़ी सेल जिसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल, एक छोटी सेल जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो ये जो हमारी सेल है, यहां लिख देता हूं, ये जो सेल है ये कौन सी सेल है? ये है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल को ही हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ट्यूब सेल। तो वेजिटेटिव सेल बोलो या फिर ट्यूब सेल। तो ये काम क्या करती है? इसका भी काम एन फॉर नरिशमेंट। फिर से बोलो, वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है? ये बड़ी होती है और ये क्या काम करती है? ये काम करती है नरिशमेंट का। और जो छोटी सेल होती है इसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल, GENERATIV, जनरेटिव सेल। और नाम खुद कह रहा है कि मैं क्या जनरेट करती हूँ? मैं जनरेट करती हूँ मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स को खाने पीने का कौन इंतजाम करता है? यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, या फिर इसी को बोलो ट्यूब सेल। क्या करती है? नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको देती है? ये देती है मेल गैमेट्स को, यानी जनरेटिव सेल को। क्यों? यहाँ पे क्या बनते हैं? मेल गैमेट्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई हुए तो आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हो। बताओ, ये जो बाहर की लेयर है ये क्या है? एक्साइन। तो ये हो गई हमारी एक्साइन। इसके अंदर की लेयर क्या हो गई? इंटाइन। जहां पे खुला हुआ पोर ये है, इसको क्या बोलते हैं हम? जर्म पोर। जर्म पोर के अंदर दो सेल, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या काम करेगी? नरिशमेंट। और जनरेटिव सेल क्या बनाएगी? ये बनाएगी हमारी मेल गैमेट, जो कि मेन काम क्या था? मेल गैमेटोफाइट्स का गैमेट्स बनाना, दैट इज मेल गैमेट्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो, पोलन ग्रेन की अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ने के पहले एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे छूटता है, जो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो वो कौन सा है? क्लियर? अब देखो, जो हमारा पोलन ग्रेन होता है, क्या बोला मैंने? जो हमारा पोलन ग्रेन है, अब पोलन ग्रेन तो आप देख सकते हो कि कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये हो गया जर्म पोर, बाहर वाली लेयर ये हो गई एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। इसके अंदर कौन सी सेल? ये हो गई वेजिटेटिव सेल। ये कौन सी हो गई? जनरेटिव सेल। GC फॉर जनरेटिव सेल, BC फॉर वेजिटेटिव सेल। ये हमारा क्या हो गया? पोलन ग्रेन। और याद करो, अगर आप भूले नहीं हो, तो ये पोलन ग्रेन हमारा किसके अंदर बना है? ये हमारा पोलन ग्रेन बना है एंथर के अंदर। तो ये पोलन ग्रेन कहाँ पे? ये एंथर के अंदर बन के तैयार। अब ये बाहर आएंगे जब एंथर में क्या होगी? डेहिसेंस, DEHISCENC। इसमें क्या होगी? डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो क्या निकल के बाहर आएंगे? ये हमारे बाहर निकल के आएंगे पोलन ग्रेन्स। क्लियर है? ये चीज समझ में आई कि भाई जब हम किस में देख रहे थे? ये हम देख रहे थे एक टिपिकल स्टेमिन में ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। स्टेमिन को ही हम क्या बोला था हमने? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या थे? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में हमें मिले माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनमें हुई मियोसिस और उन्होंने बनाया माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जनरेट करके उन्होंने क्या बनाया? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट बोले तो पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इस हमारे एंथर के अंदर बन के तैयार। जब एंथर में क्या होगी? डेहिसेंस। जब एंथर में होगी डेहिसेंस तो क्या होगे? एंथर बाहर निकल के आएंगे। इसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। यानी पोलन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेटोफाइट बाहर निकल के आएगा। किसमें से निकल के आएगा? एंथर से। तो ये किस स्टेज में निकल के बाहर आता है? इस हिसाब से इसका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इसका जो डेहिसेंस होता है, ये या तो होता है 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज में, या फिर ये होता है
3 सेल्ड स्टेज में। तो 2 सेल्ड स्टेज में या फिर 3 सेल्ड स्टेज में एंथर बाहर निकल के आता है। ये कहाँ पे, अब सर 2 सेल्ड स्टेज क्या होती है, 3 सेल्ड स्टेज। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि ये है मान लो हमारा पोलन ग्रेन, ये हो गई इसकी जर्म पोर, बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन, क्लियर। ये हो गई वेजिटेटिव सेल, ये हो गई जनरेटिव सेल। तो बताओ कितनी सेल, एक सेल ये है इसकी, एक सेल ये है, तो इसके अंदर टोटल अभी कितनी सेल है, टोटल इसके अंदर सर है 2 सेल। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, 2 सेल्ड स्टेज। अब ये हमारा पोलन ग्रेन ऐसा है, ये हो गया जर्म पोर, एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन, ये हो गई वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल डिवाइड करके इसने क्या बनाया, 2 मेल गैमेट्स। तो ये क्या हो गए गैमेट्स, और कितने गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। तो इसने क्या बनाया, 2 मेल गैमेट्स। तो टोटल बताओ यहाँ पे कितनी सेल हो गई, एक सेल हमारी ये हो गई, एक सेल ये हो गई, और एक सेल ये। तो टोटल कितनी सेल यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई सर 3 सेल। यहाँ पे कितनी सेल, एक सेल ये, एक सेल ये, तो कितनी सेल टोटल यहाँ पे, 2 सेल। तो जो हमारा पोलर ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट या तो बाहर आता है 2 सेल्ड स्टेज में या फिर 3 सेल्ड स्टेज में। और आपको बता दूं कि बिफोर फर्टिलाइजेशन चाहे वो 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आए चाहे वो 3 सेल्ड स्टेज में बाहर आए, उसको क्या ही करना होगा, 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होना ही होगा। बट डूरिंग डेहिसेंस ऑफ एंथर, या तो ये बाहर आता है 2 सेल्ड स्टेज में या फिर 3 सेल्ड स्टेज में, लेकिन बाद में इसको किस में कन्वर्ट होना ही पड़ता है, 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो 2 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, 3 सेल्ड स्टेज मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। तो कहते हैं कि मोर देन 60% स्पीसीज, मोर देन 60% स्पीसीज में पोलन ग्रेन कैसा बाहर आता है, ये आता है 2 सेल्ड स्टेज में, और लेस देन 40% में ये बाहर आता है 3 सेल्ड स्टेज में। ये चीज समझ में आई। तो मोर देन 60% में आता है किसमें, मोर देन 60% स्पीसीज में ये आता है 2 सेल्ड स्टेज में बाहर, और लेस देन 40% में आता है ये 3 सेल्ड स्टेज में बाहर। तो चाहे वो 2 सेल्ड में आए चाहे वो 3 सेल्ड में, एक दिन इसको 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जनरेटिव सेल इसकी भी आगे चल के 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगी, और ये क्या बन गए, मेल गैमेट्स, जो कि हमारा फेट था। मैंने आपको बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स। क्लियर है। तो याद करो जब मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपने 3 इवेंट्स, तो ये है ये, तो मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में हमें क्या देखने हैं कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। जब मेल गैमेट्स बन जाएंगे तो गैमेट का होगा ट्रांसफर। तो देखो क्या मेल गैमेट्स बने कि नहीं बने, हम देखते हैं कि हाँ सर मेल गैमेट्स बन गए। कितने मेल गैमेट्स हमको दिख गए, 2 मेल गैमेट्स। ये 2 सेल्ड स्टेज में है तो ये भी आगे चल के 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। अगर ये 3 सेल्ड स्टेज में है तो वेल एंड गुड, ये क्या है, 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। अब बन गए ये गैमेट्स, तो हमको क्या करना होगा, इन गैमेट्स का करना पड़ेगा ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के लिए क्या होता है कि जब डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है, ये एंथर फटता है, इससे ये बाहर आए पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जाते हैं हमारे स्टिग्मा पे, जो कि क्या है, फीमेल ऑर्गन है। तो जब ये जाते हैं यहाँ पे तो ये मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होते हैं। ये फर्दर आगे लेक्चरों की बातें हैं। फिलहाल ये जो होगा गैमेट ट्रांसफर, और मैंने आपको बताया गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट्स बन गए। गैमेट ट्रांसफर किससे होंगे, बाय ए प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। कौन कराएगा, ये कराएंगे हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, कहने का मतलब मेरा प्री फर्टिलाइजेशन नाम का जो टॉपिक है वो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। यानी पहला इवेंट हम ऑलमोस्ट खत्म पे आ गए कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारा क्या है, खत्म। इसमें कुछ पोलन ग्रेन से लेके अप्लाइड बायोलॉजी है, वो बेसिक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो। वो वहां पे मैं आपको सिर्फ दूसरे लेक्चर में आपको डिलीवर कर दूंगा, दूसरा लेक्चर में आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए जो मैंने आपको बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 3 इवेंट्स पढ़ने होते हैं। फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद वाले पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो यहाँ पे मेल गैमेट्स आपको बनके तैयार, दैट इज मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स। तो मैंने आपको मेल गैमेट्स बता दिए।
और गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ये होता है बाय ए प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन, जो कराते हैं वो होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो मेरा जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, ये वो मेरा खत्म। जो इसका पोलन ग्रेन का प्राइड बायोलॉजी है वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी फर्दर डाउट होता है या कोई भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं सिर्फ आपसे 2 ही रिक्वेस्ट करूंगा। वो कौन कौन सी रिक्वेस्ट? सबसे पहले आप जाओ पहला लेक्चर जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, पहला लेक्चर देखो। प्लॉइडी समझने के लिए आप दूसरा लेक्चर देखो, और दूसरा लेक्चर के बाद ये जो तीसरा लेक्चर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो लेक्चर नंबर 1 आएगा, पहले आप उसको देखोगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन 7897984128। ये सारी चीजें आपको पहले करनी है, फिर आप मुझसे कनेक्ट होके पूछ सकते हो। तो पहली क्या शर्त है, आपको लेक्चर 1 देखना है, लेक्चर 2, लेक्चर 3 किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इस पे क्या है व्हाट्सएप करके कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। बिना पढ़े तो आपको डाउट ही डाउट होते हैं, इसीलिए पहले आप पढ़ोगे, फिर अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप इस पे आप फ्रीली कनेक्ट होके पूछ सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।